बढ़िया मैम। मैं योगा किट के लिए मैम 2-3 शॉप पे गया, कहीं नहीं मिली। पतंजलि शॉप पे भी नहीं मिली, और जो वैसे पंचाल अच्छा, नेत्री किट जो अष्टांग सटक्रम किट बोलते हैं उसको। अच्छा, कल मैंने आपसे कुछ कहा था, कई बार नहीं मिलती है ये हरिद्वार वगैरह में, जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह होती है ना, कई सी जगह पे मिलती हैं और कई जगह नहीं मिलती हैं, तो इसका तो आपको मेरे गांव में भी थोड़ी मार्केट है, उधर भी गया था, और पास के गांव में बड़ी मार्केट है, गया था। नहीं मिलती है कई बार सुशील। चलो, कल मैंने आपको बोला था, मैंने आपके जो अंग तंत्र है पूरे शरीर के वो सुनने हैं, कौन बताएगा मुझे? कहा था ना मैंने अंग तंत्र सुनने। कहा था कि नहीं? यस मैम। सुनाइए फटाफट। लैंग्वेज कोई ले लीजिए, रजनी जी म्यूट करिए। हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई आप लैंग्वेज में सुना सकते हैं। देख लीजिए एक बार, कोई बात नहीं। नेम सुनाने मैम जी ये डिटेल सुनाए मैम। जी। अंग तंत्र 10 प्रकार के होते हैं। त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वो तो हो गया, त्वचा तंत्र, वो भी हो गया, कितना है जी? एक रह गया, जनन तंत्र। जनन तंत्र। और सुनाइए, और किसी को याद है तो। सुनाइए सुनाइए, फटाफट सुनाइए। सुनाइए। किसी को नहीं याद? चलो, कल सुना दोगे सब लोग? चल ठीक है, कल सुना देना, ठीक है। आज हम छोड़ रहे हैं। और आज वो क्या बताया था मैंने आपको? हार्मोन्स बताए थे। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? कहा था ना मैंने, ग्रंथि, हार्मोन और उसके कार्य। कौन सुनाएगा? अगर पीयूष एंटेयर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, बताएगा कोई? थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड जी, थायरोक्सिन जी, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। 13/2, 13/2। अग्नाशय पेनक्रियास जिसको बोलते हैं,
मूत्राशय, टेस्टिस, मूत्राशय जी, मूत्राशय के पित्त, टेस्टिस। अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं के लिए? ये तो पुरुषों के लिए हो गया एस्ट्रोजन। तो महिलाओं के लिए कौन सी जो ये ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन का स्रावन करती है महिलाओं में? क्वेश्चन हो सकता है ये। टेस्टिस जो अंडाशय हार्मोन है ओवरीज के अंदर, वो महिलाओं में, पुरुषों के अंदर तो एस्ट्रोजन हो गया, और महिलाओं के धीरज जी म्यूट कीजिए, धीरज जी। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो वो प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है, चलो कल अच्छे से करना इसको याद। ज्ञानेंद्रिय कौन बताएगा मुझे? बता रही मैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। एक मिनट सुशील जी, एक मिनट। बताओ मैं। बताओ। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की होती है जी। अब बताइए सुशील जी। सुशील जी अनम्यूट करें। नेत्र में त्वचा, नाक, जीवा और कान। चलो गंगा जी आप बताइए। गंगा सिंह जी, किसी का नाम आपने फेड कर रखा है या नहीं कर रखा है? विकास है। मैं भी। हाँ विकास जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। 5 ज्ञानेंद्रिय बताइए आप। नाक जी, आँख, नाक के आगे जी लगा रहे हो कि मेरे को बता रहे हो? नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रीति जी आप बताएं। मैंने सोचा नाक को इतनी रिस्पेक्ट दे के बता रहे हो, नाक जी, कान जी। तो जी तो लाना पड़ेगा, आप जरूर जी उसको तो नहीं ला रहा मैंने। नहीं वही मैं पूछ रही थी कि नाक को तो जी नहीं लगा रहे हो। चलो म्यूट करो। प्रीति जी आप बताओ। आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो ये तो सबको लाना है, लेकिन आपको हार्मोन्स का जो है कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है वो भी, और जो हमारा पूरा अंग तंत्र है उसका भी आपको नाम है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे, ये हमने कर लिया था कल 140 पेज तक, आज हम करेंगे बस्ती। ठीक है जी। आंतों को साफ करके मल द्वार एनएस द्वारा शरीर को दूषित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है मैम। तो कोई नहीं, मैं ठीक कर लेती हूँ। आंतों को साफ करके मल द्वारा एनएस द्वारा शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बस्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया मुख्यतः बड़ी आंत की सफाई की जाती है। बस्ती क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थल बस्ती तथा जल बस्ती। ठीक है, कितने प्रकार की होती है मैं पूछूंगी, फिर आप लोग कहोगे कि हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। बस्ती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जल बस्ती, स्थल बस्ती। जल बस्ती, स्थल बस्ती पक्का कर लें, फिर आप बुक में ढूंढ के कल बताएंगे जी
तो बताएंगे। साथ के साथ थोड़ा सा आप अपने मेंटली प्रिपेयर रहें आप लोग इन चीजों के लिए। जलवस्ती इस क्रिया में गुदा द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है। इसका अन्य नाम जलवस्ती वारी भी है। अतः इस क्रिया में जल द्वारा बड़ी आंत का शुद्धिकरण किया जाता है। इसे एनिमा कहा जाता है। विधि सर्वप्रथम पश्चिमोत्तान या कागासन या उत्कट आसन, किसी भी एक आसन में बैठे उद्यान बंद करते हुए गहन रेचक करें। इसके पश्चात गुदा दवा से जल को ऊपर खींचे, यथासंभव अधिकतम जल का प्रवेश होने दें। इसके पश्चात शौचालय जाकर मल त्याग कर दें। ये आपकी हो जाएगी जलवस्ती। लाभ है, ये क्रिया बड़ी आंत की सफाई हेतु सर्वोत्तम विधि है। कब्ज के रोगों में भी वस्ती क्रिया बहुत लाभदायक है। इस क्रिया को करने से वायु दोष मुक्ति मिलती है और रक्त शुद्ध होता है। उदर के रोगों में भी ये लाभदायक है। ठीक है। फिर है सावधानियां। उच्च रक्तचाप, हर्निया आदि में इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। जिनको हाई बीपी और हर्नियों की प्रॉब्लम हो उनको इस क्रिया से बचना चाहिए। इस क्रिया को किसी अनुभवी योग शिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। न्योली आगे हम पढ़ेंगे। स्थल वस्ती का इसमें विवरण आपको नहीं दिया है। इसमें गुदा द्वार को बार बार स्थल के ऊपर पटकना होता है। मैं बता देती हूँ। वैसे बार बार अपने आपको कोई भी आसन में आप बैठ जाए, आप दंडासन में बैठ जाए, बार बार अपने आप को नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पटकना होता है एनएस वाले भाग को, तो वो स्थल वस्ती हो जाती है। ठीक है। तो इसमें दिया नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आपको इन चीजों का थोड़ा सा पता जरूर रहे। न्योली एक योगी क्रिया। इसके द्वारा पेट या उदर के समस्त भागों की मालिश होती है। योग की अन्य सभी क्रियाओं में न्योली क्रिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। न्योली शब्द या नल या नाली से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नलिकार बर्तन, नस या नाड़ी से है। न्योली का अन्य नाम लोलिकीकरण भी है। लोलिकी शब्द की उत्पत्ति लोल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है इधर उधर घुमाना। अतः लोलिकीकरण योग की वह क्रिया जिसके अंदर उधर की मांसपेशियों और उनसे संबंधित सभी मंडलों को घुमाया जाता है। ठीक है। विधि दोनों पैरों को लगभग 1 मीटर के अंतर में फैलाकर खड़े हो जाए। घुटनों को थोड़ा मोड़े, आगे की ओर झुके। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर दोनों जांघों पर रखें ताकि शरीर का ऊपरी भाग उन पर आधारित न रहे। शरीर की इस स्थिति को चित्र में दिखाया गया। इसके पश्चात अपने संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें, जिससे फेफड़े खाली हो जाए। पेट को अंदर की ओर खींचे, नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। अब उदर की मांसपेशियों को इस प्रकार संकुचित करें कि वे पेट के सामने मध्य भाग में धनुष आकार लंबवत स्थिति हो जाए। इसके पश्चात पेट को ढीला छोड़ें और श्वास को सामान्य कर लें। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार आप 10-15 आवृत्ति कर सकते हैं। लाभ है इसके द्वारा जठराग्नि प्रदीप्त होती है और इससे संबंधित अन्य अनेक विकारों का निराकरण होता है। कब्ज रोग के लिए विशेष लाभदायक है। न्योली क्रिया के अभ्यास से अग्नाशय पेनक्रियाज के कार्यों में सक्रियता आती है। इस क्रिया से रक्त संचार की गति बढ़ती है और रक्त की शुद्धि होती है। न्योली के अभ्यास से यौन अंगों की मालिश होती है और उनसे संबंधित नाड़ियां पुष्ट होती है। इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के काम संबंधी रोगों जैसे स्वपन दोष, वीर्य विकार, नपुंसकता इत्यादि रोगों को दूर करने में भी सहायता मिलती है न्योली क्रिया से। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। न्योली क्रिया के अभ्यास से मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप, पथरी, हर्निया, पेप्टिक अल्सर इत्यादि से ग्रसित व्यक्तियों को न्योली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। न्योली का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। कपालभाति आगे हम पढ़ेंगे। ये कपालभाति एक प्राणायाम भी है और षटक्रम भी है। प्राणायाम और क्रिया दोनों में आता है कपालभाति। ठीक है। कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपाल मतलब कपाल प्लस भाती। कपाल का मस्तिष्क, खोपड़ी तथा भाती का अर्थ है धोकनी, जो गांव में लोहार के पास आग को तेज करने का कार्य करती है। मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से को शुद्ध करने की विधि या क्रिया कपाल भाती कहलाती है। इस अभ्यास से फेफड़े धोकनी के कार्य करते हैं। इस क्रिया में किसी भी सुख पूर्वक आसन में बैठकर झटकों के साथ श्वास को बाहर फेंकते हैं। जब श्वास बाहर आता है, पेट अंदर की ओर चिपकता है। कपालभाति 3 प्रकार की होती है। ठीक है। कपालभाति वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। ठीक है। वातक्रम आपके तीनों ही दिए हुए हैं। वातक्रम कपालभाति इस ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र सवर या बाएं नासिका से और ईड़ा नाड़ी अर्थात सूर्य सवर या दाएं नासिका से वायु को निकाल दें। फिर दाएं स्वर से वायु भरकर बाएं स्वर से निकाल दें। इस क्रिया से कफ दोषों का निवारण होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है,
ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर बाएं नासिका से और पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर दाएं नासिका से वायु को निकाल दें। फिर दाएं स्वर से वायु भरें, एक से श्वास भरना है और दूसरे से निकाल, जैसे अनुलोम विलोम की विधि होती है। और इस क्रिया को कफ दोषों के लिए किया जाता है। समझ में आया? वात क्रम, वात मतलब क्या होती है? वायु। वायु से जो क्रिया की जाएगी वो क्या हो जाएगी? वात। और वात क्रम कपाल भाती, क्रिया को क्या बोलते हैं? कर्म। और कपाल भाती आगे लगा दो तो वात कर्म कपाल भाती हो गया। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। ठीक है। व्युत्क्रम कपाल भाती वायु के द्वारा न होकर जल के द्वारा होती है। व्युत्क्रम है वो वायु के द्वारा न होकर जल के। नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा जल को अंदर खींचे, ऐसे देखो पानी लेके ऐसे हाथ में, ऐसे पानी को हाथ में लेके ऐसे ऐसे नाक से पीना है। नाक से पी के और कैसे करना है? देखो दोनों अंदर खींचे तो मुख द्वारा निकाल दे, मुंह में भर ले और फिर मुंह से निकालना होता है। ये हो गया व्युत्क्रम। ठीक है। ये क्रिया नासिका रंध्रों और मार्ग को स्वस्थ रखने में अत्यंत उपयोगी है। इसे कंठ एवं मुख का भी शोधन होता है। ठीक है। शीतक्रम कपालभाति, इस क्रिया में मुख द्वारा जल ग्रहण कर नासिका द्वारा शीतकार करता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें क्या करना है? पानी को मुंह में भरना है और वो बंद करके और आराम से ढीले नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी कर लेनी है। पहले कोई सांस नहीं चढ़ाना। जब आप मुंह में भर लेंगे तो नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा आपकी। ठीक है। तो ये मैम ये क्रिया मैं सुबह की काम हुआ मेरे को। कौन सी? शीतक्रम? नहीं मैम, जो पानी ऐसे हाथ में पानी लेके तो से अंदर से निकालने वाली। कपालभाति नहीं की होगी आपके, आपने उसके बाद एक एक नाक से वैसे भी बाहर निकाला था। कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छे से और कर लेना, झुक के करना था 90 डिग्री से। कई बार हो जाता है, कोई बूंद एक आधी चली जाती है तो घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। अच्छी बात है बल्कि की है तो आप लोगों ने। तो आराम से इसको ना, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसे ठीक है। फिर मुंह से पानी भरो, मुंह को बंद रखो और फिर नाक से आराम से इसको करना है। ध्यान से करना है, इनको लापरवाही नहीं करनी है। इस क्रिया में मुख द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा शीतकार करता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। कपालभाति क्रिया के लाभ, इस क्रिया से कपाल, माथा, मस्तिष्क एवं खोपड़ी शुद्ध होता है। मानसिक शांति मिलती है। इस क्रिया को करने से आंतें प्रभावित होती है, इनसे संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। कपाल की नस नाड़ियों में जमी हुई गंदगी बाहर निकलती है। सभी मुख्य ग्रंथियां सक्रिय होती है। कफ दोषों का शमन होता है। ठीक है। त्राटक आ गया है। त्राटक का अर्थ है स्थिर दृष्टि या एक टक देखते रहना। त्राटक के अभ्यास में किसी वस्तु या बिंदु को बिना पलक झपके देखना, यह आंखों के किसी एक बिंदु पर केंद्रित करके मन को भी अन्य विषयों से हटाकर एक बिंदु पर केंद्रित करने की विधि है। त्राटक का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में मिलता है, जिसमें इसके विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ग्रहण संहिता में इसे षटक्रम का अंग माना गया है। प्राय समस्त धर्म आध्यात्मिक प्रणालियां त्राटक कृष्ण का प्रयोग किया किसी न किसी रूप में करती है। प्राय लोग राम, कृष्ण, हनुमान आदि की प्रतिमाओं, ओम जैसे मंत्रों के प्रतीक चिन्हों के सामने रखकर पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि यह पूजा का एक तरीका, परंतु वास्तव में ये त्राटक का एक रूप है। हम कुछ देर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो किसी मूर्ति को कई देर तक निहारते हैं, तो क्या है? एक त्राटक का ही रूप है। त्राटक हेतु प्रतीक का चयन, ठीक है, म्यूट कीजिए। त्राटक हेतु किसी भी प्रतीक का चयन कर सकते हैं, पर सही क्या इसका निर्धारण स्वयं करें। नियमन पर त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मोमबत्ती की लो, ओम का आपका कोई चित्र बना है, कोई पोस्टर है या किसी दीवार पे आप ओम को बना लीजिए। ठीक है। या गुलाब का फूल ले लीजिए, सफेद कागज पर काला बिंदु बना लीजिए सफेद कागज के ऊपर। चंद्रमा का त्राटक भी आप कर सकते हैं, तारों का भी कर सकते हैं। नासिग्र, नाक के आगे का जो भाग है उसका भी आप त्राटक कर सकते हैं। भ्रू मध्य बोलते हैं। भ्रू मध्य किसको बोलता है? जो हमारा जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हैं उस स्थान पे भी अपने इष्ट को, किसी को आप इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, अपने को गुरु मानते हैं,
दर्पण में स्वयं की आंखें आदि कुछ भी आप इन चीजों में कोई भी आप निर्धारित एक चीज कर ले और उसका त्राटक करें। और जब तक आपके मैं भी आप लोगों को सूर्य का त्राटक कराऊंगी तो आप किसी भी चीज को इसमें त्राटक कर सकते हैं। सुशील जी म्यूट कीजिए आपकी त्राटक हेतु आसन। त्राटक का अभ्यास उस आसन में बैठकर करना चाहिए जिससे आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी कुर्सी पर बैठकर भी आप त्राटक किया जा सकता है, फिर भी सुखासन, पद्मासन, ध्यानात्मक आसन उपयुक्त है। विधि उपयुक्त वर्णित किसी भी आसन में कमर दर्द गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। जिस भी प्रतीक पर आप त्राटक करना हो उसे अपने से 5-6 फीट की दूरी पर आंखों के समांतर रखें। इसके पश्चात उस प्रतीक को शांत भाव से बिना पलक झपके देखते रहें। जब आपको आंखों से पानी निकलने लगे तो आंखें बंद करके विश्राम करें। इसके पश्चात अभ्यास को पुनः शुरू कर दें। त्राटक का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुछ काल तक नियमित अभ्यास करने से आपको महसूस होगा कि आप बिना पलक झपके लंबे समय तक इसको देख सकते हैं। ठीक है। त्राटक के प्रकार हैं। त्राटक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: निकट त्राटक, दूर त्राटक और अंतर त्राटक। ठीक है। निकट त्राटक, दूर त्राटक और अंतर त्राटक। निकट त्राटक का पढ़ेंगे। इस त्राटक में प्रतीक को लगभग 2 फुट की दूरी पर रखते हैं। ठीक है। कोई चीज को आप किसी भी चीज को आपने त्राटक करना है तो क्या रखना है, जो आपका किसी चीज पे आपने जैसे कोई इसमें बताया जाएगा, देखेंगे नाक पे त्राटक करना है या भौं के मध्य त्राटक करना है इत्यादि इसके उदाहरण है। जैसे आपने नाक के ऊपर त्राटक करना है, यहाँ पे आंखों को ऐसे थोड़ी देर के लिए बिना पलक झपकाए नाक के अग्र भाग को आपने देखना है। ठीक है। इसलिए निकट त्राटक कहा जाता है क्योंकि इसमें जिस भी प्रतीक का त्राटक किया जाता है उसको निकट रखते हैं। जैसे नाक पर त्राटक करना, भौं के मध्य त्राटक करना इत्यादि इसके उदाहरण है। ये 2 फीट की दूरी पे तो नहीं है, बट ये है कि निकट मतलब नजदीक हो गए तो निकट त्राटक हो गया। ठीक है। फिर है दूर त्राटक। जब साधक को निकट त्राटक का अभ्यास हो जाए तब उसे किसी पहाड़ की चोटी, पेड़ की ऊंची चोटी पे, मंदिर के गुंबद आदि पे त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात चंद्रमा तथा तारों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार दूर वस्तुओं को प्रतीक के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसको दूर त्राटक कहा जाता है। ठीक है। अंतर त्राटक इसमें दिया गया है। अंतर त्राटक उपरोक्त त्राटक बाह्य पदार्थों पर किए जाते हैं। अंतर त्राटक साधक को आंखें बंद करके मनोबल के द्वारा त्राटक कराना पड़ता है, अर्थात इस त्राटक में बाहरी पदार्थों के स्थान पर आंतरिक साधनों पर त्राटक किया जाता है। जब साधक अंतर त्राटक का अभ्यास करेगा तब उसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि दिखाई देने पड़ते हैं। अंत में उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। कुछ देर के लिए आप देखेंगे कि सूर्य का अगर आप त्राटक करोगे तो एक बॉल की तरह इधर उधर भागेगा वो। फिर आप जैसे जैसे उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा और आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा। लाभ क्या है? त्राटक एकाग्रता की क्षमता को विकसित करता है। मन की सुषुप्त शक्तियों को जगाने में त्राटक विशेष सहायक है। त्राटक के अभ्यास से स्मरण शक्ति का विकास होता है। तनाव, अनिद्रा त्राटक की सहायता से सहायक है रोगों को दूर करने में। जैसे तनाव या अनिद्रा का कोई दिक्कत है तो जिन व्यक्तियों की आंखों में मांसपेशी कमजोर है उनके लिए त्राटक अति लाभकारी है। ठीक है। कईयों की नसें बहुत वीक बताते हैं डॉक्टर, भी आपकी नसें वीक है, टेंशन रहती है, सिर दर्द रहता है, क्या है त्राटक बहुत जरूरी है। फिर है सावधानियां क्या करनी चाहिए। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है जिससे पढ़ने या लिखने की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति इसके माध्यम से होती है। सावधानियां त्राटक को किसी अनुभव योग शिक्षक के देखरेख में ही करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की आंखों की समस्या उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसको कोई ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, कोई लेजर किसी प्रकार का उन्होंने करवा रखा है या किसी अन्य प्रकार की आंखों से संबंधित दिक्कत है तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अतः त्राटक एक शक्तिशाली व सरल क्रिया है और जब आप किसी प्रतीक पर एकाग्रता करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो वह प्रतीक ही आपको
चेतना बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर को शुद्ध करने वाले 6 कर्म, जिन्हें हम सत्कर्म कहते हैं, इनसे अद्भुत गुणों की उपलब्धि होती है। इनसे देह शुद्धि, रोग निवृत्ति, स्वास्थ्य वृद्धि होती है। चिकित्सा शास्त्र औषधियों के द्वारा मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है, जबकि योग शास्त्र के अनुसार ये 6 कर्म इस शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कुछ नाटक के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथ को, आपका हाथ है ना, ऐसा सीधे करेंगे, बिल्कुल सीधा कर ले, आंखों के सामने अंगूठे को ऐसे आंखों के सामने करना है। और जहां हम नेल्स कट करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, जहां हम नेल कट करते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसको देखें थोड़ी देर बिना पलक झपकाए। कुछ देर के लिए देखते रहें, मन शांत करें, चित्त शांत करें। हिले डुले नहीं, ध्यान केंद्रित। पीछे कीजिए, विकास जी कीजिए, नाटक कीजिए। प्रीति जी बहुत अच्छा, सुशील जी बहुत अच्छा कर रही हैं। जब आपको आंखें बंद करने का महसूस हो, तब अपनी आंखों का आकार थोड़ा और बढ़ा दीजिए, वहीं से आंखों से पानी चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अपने उंगलियों का आकार और बढ़ाएंगे, तो वहीं से आपका नाटक अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। बल क्वेश्चन कीजिए, कीजिए, शाबाश। शांत, चित्त शांत, लंबे गहरे श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। नाटक एकदम से दिन का हो जाता है, आंखें थक जाती है, एक बार आंखों को अच्छे से बंद करेंगे। जो आपने नजारा देखा, जो जो मोमेंट आपकी हुई नाटक करते वक्त, उसका अध्ययन करें, आंखों को बंद करें। सहजता के साथ धीरे धीरे याद करेंगे। हो सकता है आप आज आपकी आंखों से पानी वगैरह ना निकले, पूर्ण नाटक ना हो, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग से आपका इतना ध्यान केंद्रित नहीं होता है, वक्त लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया हो गया सभी का। आंखें बंद करेंगे। बहुत
बढ़िया। कुछ देर के लिए जो भी आपके सामने घटनाएं घटी, त्राटक करते हुए जो भी आपके मन में विचार आया उसका मनन करें, ध्यान करें, चिंतन करें। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए आजकल में, फिर आपके सत्कर्म शुरू करवा दूंगी मैं। बहुत अच्छे से मन शांत, चित शांत, नॉर्मल ब्रीदिंग। बस करते रहें त्राटक। के बाद कुछ देर अंदर त्राटक, धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करते हुए आंखों पे लगाएं और अपनी आंखें खोल लें। छोटा सा मैंने आपको डेमो के रूप में करवाया, ताकि हम सूर्य के सामने करेंगे त्राटक। बहुत अच्छा त्राटक होता है सूर्य का, बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक। ठीक है, आगे हम सिलेबस है हमारा अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7 सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं, सुटेबल एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, पिछले यूनिट में आप लोग योग का परिचय, अष्टांग योग, योग के विभिन्न मार्गों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ज्ञानात्मक या क्रियात्मक इंद्रियां और शरीर के विभिन्न अंग मन से ही आदेश लेते हैं। अतः मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, ध्यानात्मक आसन, प्राणायाम आदि करना अति आवश्यक है। इस यूनिट के अंतर्गत हम यौगिक सूक्ष्म क्रिया का अध्ययन करेंगे तथा उनके महत्व और आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव और उनके लाभों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, व्यायाम और योग का महत्व। यहाँ हम यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, उन्हें करने का सही तरीका और उनके लाभों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। योग की सरल व सूक्ष्म क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं क्या है? यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों को उनके संचालन के लिए योगासन, प्राणायाम आदि ध्यान से पूर्व की जाती है और योगासनों के लिए शरीर को तैयार करती है। जैसे हम करते हैं ना, कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं को बताएगा मुझे? कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हम प्रैक्टिकल के सेशन में सुबह करते हैं? पाद उंगली नमन मैडम, गोल्फ नमन, जानु नमन, जानु शीर्षासन, जानु चक्कर। बहुत अच्छा, वेरी गुड अनिल जी। इसी तरह से आपको याद होनी चाहिए आर्ध तितली आसन, पूर्ण तितली आसन, अच्छे सिरों को घुमाना, ये चीजें हम क्या करते हैं? पहले करते हैं। आसन करने से पहले करते हैं सब लोग। तो ध्यान आदि से पूर्व की जाती है और योगासनों के लिए शरीर को वो तैयार करती है। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, अंग बाहर के और प्रत्यंग जो अंदर के अंग है पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे चक्की चालन, दही मंथन डालती है। सिर से लेकर पांव तक शरीर का प्रत्येक भाग इनसे प्रभावित होता है। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं व्यायाम के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं की जाती है, जिन्हें योगासनों को करने से पूर्व करना आवश्यक माना गया है। शरीर भी योगासनों करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। अगर हम सीधा डायरेक्ट अगर हम सूक्ष्म क्रियाएं ना करें तो एकदम से हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगी, उतना हम मोमेंट नहीं कर पाएंगे जितना हम सूक्ष्म क्रिया कर पाते हैं। योग का महत्व क्या आप जानते हैं कि व्यायाम बहुत प्रकार के किए जाते हैं, जैसे टहलना, दौड़ना, भार उठाना, दंड बैठक, कुश्ती लड़ना, खेल खेलना, यौगिक क्रियाएं और आसन करना आदि। इन सभी व्यायामों की अपनी अपनी महत्ता है। सभी व्यायामों से शरीर को शक्ति मिलती है, परंतु शरीर को लचीला बनाने के लिए रक्त वाहिनियों, नाड़ियों में रक्त के संतुलित प्रवाह के लिए यौगिक व्यायाम ही उत्तम माना गया है। अतः शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, मुद्रा और प्राणायाम सर्वोत्तम है। मानसिक स्वास्थ्य यौवन को लंबे समय तक बनाए रखने और व्यक्ति को ओजस्वी बनाने का उचित मार्ग है। स्वस्थ और जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति स्थिति को कहीं अधिक व्यक्ति की मनोस्थिति पर निर्भर करती है। व्यक्ति बढ़ता है, बूढ़ा नहीं होता। जैसे जैसे आपके जीवन में जुड़ते हैं, योग द्वारा आप अपने वर्षों को अर्थपूर्ण बना रहे हैं। जीवन में विश्वास, आत्मसम्मान और गरिमा भरने के लिए यौगिक क्रियाओं का आसन, मुद्रा व प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे मन शुद्ध होता है, अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है, आत्मिक शांति मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य दृढ़ होने पर मन ऐसी स्थिति में होता है कि
भौतिक शरीर पर शरीर के अन्य सूक्ष्म अंगों द्वारा जीवन शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग भावपूर्ण ढंग से समस्त कार्य करने में संपन्न हो। नियमित बिना व्यायाम के शरीर अस्वस्थ तथा ओज एवं कांतिहीन हो जाता है, जबकि नियमित रूप से व्यायाम करने से दुर्लभ रोगी एवं कुरूप व्यक्ति भी बलवान, स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। आसन में प्राणायाम से पूरा आरोग्य लाभ होता है तथा किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। शरीर के साथ मन में एकाग्रता एवं शांति का विकास होता है। नोट इन योगी क्रियाओं को किस क्रम में बताया गया, इसी क्रम के अनुसार करना चाहिए। जिस क्रम में आपको बताया जाता है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चन है। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं क्या होती है, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य की क्या महत्ता है। ठीक है, योगी क्रियाओं से पूर्व की जाने वाली तैयारियां और सावधानियां। अब हम इन सूक्ष्म क्रियाओं का विस्तार से अभ्यास करना सीखेंगे, परंतु योगी क्रियाओं और आसनों को करने से पूर्व कुछ निर्देश और सावधानियों को समझना आवश्यक है। नीचे बताए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अभ्यास करने का स्थान अच्छा, स्वच्छ, खुला और हवादार होना चाहिए, ये आपको पता ही है। अभ्यास हमेशा समतल जमीन पर दरी या चद्दर बिछाकर करें। ऋतु के अनुसार ढीले आरामदायक वस्त्रों का प्रयोग करें। क्रियाएं और आसन धीरे धीरे करें। यदि किसी अंग पर दर्द का अनुभव हो तो वहां जोर लगाएं। चश्मा, घड़ी, आभूषण उतार देने चाहिए। जब आप योग कर रहे हैं, क्रिया करते समय शरीर को ढीला रखना चाहिए, अकड़ा के नहीं रखना चाहिए। क्रिया एवं आसन करते समय श्वास किससे लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व सोच आदि से निवृत्त होना रहता है। जब निकले कभी थकान या पसीना आए तो विश्रात्मक आसन में आराम करें, तभी अगला अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्रियाएं सीखेंगे। नीचे बताई गई क्रियाओं की स्थिति और विधि को ध्यानपूर्वक भली भांति समझें और कंठस्थ कर लें और उचित समय पर इनका अभ्यास करें। प्रार्थना एवं योगी क्रियाओं के अभ्यास। किसी भी तरह का योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले योगिक प्रार्थना करना आवश्यक समझा जाता है। जो हम वैसे तो इन्होंने प्रैक्टिकल के सेशन के लिए बोला, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल थ्योरी में दोनों में कक्षा के शुभारंभ पे भी प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और कक्षा के समापन पे ही। तो बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। किसी भी तरह का योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले योगिक प्रार्थना करना आवश्यक समझा जाता है। स्थिति दोनों पैर मिलाकर शरीर को पांव से लेकर सिर तक बिल्कुल सीधा रखें। आंखें बंद कर लें। दोनों हाथ मिलाकर वक्ष स्थल पर हृदय क्षेत्र से थोड़ा ऊपर रखें। हाथ के अंगूठे कंठ की हड्डी के समक्ष होने चाहिए। स्थिति इसमें बता रखी है इन्होंने प्रार्थना करने की। इस तरह से हाथों को हमने जोड़ना है। ठीक है, आपकी बुक में दे रखे आप देख सकते हैं। यह है योगिक प्रार्थना करने की स्थिति। ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। उदाहरण, प्रार्थना निम्न प्रकार से करनी चाहिए। जिसको कुछ नहीं आता वो ये प्रार्थना पढ़ सकता है। श्री करुणा निधे नमः, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगतधारे, करुणा में हे दीन दयालु, हे पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे परेश, अब कृपा कर हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुख में संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगतधार। ये प्रार्थना आप लोग लिख लें। आपको कुछ भी अगर मंत्र वगैरह याद नहीं हो रहे तो आप इस प्रार्थना को भी बोल सकते हैं। कोई भी प्रार्थना आप बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई इसमें ज्यादा विधा वाली बात नहीं है। प्रार्थना के अंत में सभी लोग निम्नलिखित कथन को ऊंचे स्वर में एक साथ 3 बार कहें। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो। 3 बार इसको बोलना है। परस्पर प्रेम हो। श्री करुणा निधे नमः। ठीक है, नोट से स्थान पर आप इच्छा अनुसार अपने इष्ट की व अन्य प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। आप किसी अलग समुदाय से जुड़े हैं, किसी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं या इस्लामिक को मानते हैं या अन्य किसी धर्म को मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ उसके जो आपको ठीक लगे। जैसे आपको बताया, प्रार्थना के लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ना वह प्रार्थना करने से आसपास का वायुमंडल शुद्ध और बाधित होता है। प्रार्थना से ध्यान लगने में मदद मिलती है। मानसिक त्रुटियां दूर होती है। मन को शांति मिलती है। आत्म शुद्धि, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्राप्ति होती है। प्रार्थना के बाद यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना करने के बाद करते हैं ना, सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बीच बीच में हम प्राणायाम के साथ साथ भी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। और मुक्त श्रेणी 1 संधि संचालन के अभ्यास करेंगे। संधि मतलब जोड़। संधि का मतलब समझ के जोड़ को चलाने का जो अभ्यास है वो करेंगे। पैरों के लिए संधि संचालन के अभ्यास। पादा उंगली नमन।
उंगली मतलब अपनी उंगलियों को घुमाना, नमन मतलब आगे पीछे करना, पैरों की उंगलियों को ऐसे करते हैं ना हम लोग सुबह। ठीक है, ये इसमें इन्होंने बता भी रखा है किस तरह से करना। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठे, हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। ध्यान रखें कि हाथ देखो बिल्कुल सीधे रहेंगे इसमें। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठे, हाथों को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैरों की उंगलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें, केवल उंगलियां मोड़े। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ 5 बार इसको करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसको कर सकते हैं। पंजा बैठना स्थिर रखें, केवल उंगलियों में गति रखें। 5 बार अभ्यास करें, फिर थोड़ी देर का विश्राम करें। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें, हल्का खिंचाव अनुभव करें। ठीक है, फिर है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन क्या होता है? जैसे दोनों विधि है इसकी, इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखी है, हम डेली भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता हो तो दोनों पंजों को आगे पीछे करें। पहले क्या करना है, उंगलियों को, बाद उंगली नमन में दोनों उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को ऐसे ऐसे करना है। और उसमें जो है गुल्फ नमन में ये जो पैर का पूरा पंजा होता है, जैसे हम करते हैं डेली, उसको आगे पीछे करें। उंगलियों स्थिर रखें, केवल टखनों में गति बनाए रखें। अब उंगलियां नहीं लेंगी इसके अंदर, सिर्फ टखनों के अंदर है वो गति बनाए रखनी है। श्वास लेते हुए पंजे आगे और श्वास छोड़ते हुए पंजों को पीछे, श्वास करते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, इस तरह से करना है। पूरी चेतना और सजगता टखने के आसपास रखें, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करें। 5 बार इसका अभ्यास करें और फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं आप। गुल्फ घूर्णन, गुल्फ घूर्णन करेंगे। फिर पंजे को पकड़ के, जैसे पहले हमने आगे पीछे किया टखने को, फिर उसको पंजे को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाना है। एक पैर को मोड़कर जांघ के पास रखिए, एक हाथ पैर के ऊपर और एक हाथ टखने पर रखिए। हाथ की सहायता से टखने को गोल गोल घुमाना है, हाथ की सहायता से पंजे को पकड़ के गोल गोल घुमाना है। ये भी हम कल कर लेंगे। इस हाथ की सहायता से टखने को गोल गोल घुमाएं। एक श्वास में 1 बार घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। पेन दर्द वाले स्थान पर हल्की मसाज करें। बेहतर रक्त का प्रभाव, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए। आप दूसरे पैर से इसी क्रिया को अभ्यास करना है, फिर दूसरे पैर से इसी तरह से करना है। फिर है जानु नमन। जानु नमन होता है जांघ के नीचे, विधि है जांघ के नीचे अपने हथेलियों को फंसाए। जांघ जो होती है घुटने के नीचे या थोड़ा सा नीचे के भाग में अपनी दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके फंसाना है। घुटने को मोड़ना खोलना शुरू करें, घुटने को आप डाउन करेंगे। सांस लेते हुए खोलिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, ऊपर की ओर ऊपर लाना है और ले जाना है। घुटना रखने का प्रयास करें। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के आसपास रहे। श्वास प्रश्वास तालमेल के साथ 5 बार बाएं और 5 बार दाएं श्वास से लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। ठीक है, फिर थोड़ी देर विश्राम प्रारंभिक स्थिति में कीजिए। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। फिर है जानु चक्रासन। हाथ कैसे रहेंगे स्थिति में, जैसे अप डाउन किया उसी तरह से उसको जानु चक्र मतलब उसका पैरों को ऐसे चक्कर बनाना है। ठीक है, जांघ के नीचे हाथों की कोनियों तक फंसाइए। अब घुटनों को गोल गोल घुमाना है, जितना बड़ा चक्कर बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास में 1 बार, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज का आपने अभ्यास है वो करना है। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करना है। जांघ की मांसपेशियां, पिंडली मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए। जोड़ों टखनों में हल्का दर्द अनुभव कीजिए। उदर क्षेत्र पर हल्का दबाव महसूस, उदर मतलब पेट के क्षेत्र पे थोड़ा सा दबाव महसूस कीजिए। अनुभव से किया जा सकता है। इस क्रिया को 5-5 बार दोनों दिशाओं में करें, फिर दूसरे पैरों से दोहराएं। ठीक है, फिर है जानु फलकर्षण। इसमें देखेंगे हमने विधि है घुटनों की मांसपेशियों को सिकोड़िए। घुटनों की मांसपेशियों को सिकोड़िए, छोड़िए। श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर के लिए रुके, श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। इस क्रिया को 5-5 बार अपने श्वास समय अनुसार कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। जानु फलक आकर्षण विशेष रूप से घुटने के दर्द के लिए असरकारक है। गठिया रोग, घुटनों में अत्यधिक दर्द है, जिनके लिए जानु फलक आकर्षण बहुत ही रामबाण है। फिर है अर्ध तितली। तितली क्या है, जो आपका फ्लूइड के ऊपर जो ढकनी लगी होती है, उस ढकनी को ऐसे ऐसे हिलाना होता है। कल मैं आप लोगों को बता दूंगी अच्छे से। फिर है हमारा तितली आसन।
कर चुके हैं अभ्यास। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ पे ऊपर रखिए, एक हाथ रखने के ऊपर रखना है आपने और दूसरा हाथ जांघ के ऊपर रखना है, ठीक है। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर नीचे लाइए। ये तो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, जो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, जिनके स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से जो करते हैं उनके लिए है ये। तो आप लोग तो बहुत वैसे ही इन चीजों में बड़ा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाइए, सांस लेते हुए जमीन की तरफ सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ घुटने को लाइए और ले जाइए। इस क्रिया को बहुत ही धीरे 5-5 बार दोनों पैरों से कीजिए, ठीक है। फिर आप पूर्ण तितली आसन, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाइए, दोनों पंजों के पैरों के पंजों में लॉक कीजिए, घुटनों के ऊपर नीचे करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, वक्ष स्थल खुला होना चाहिए आपका। तब घुटनों को ये सकती जल्दी जल्दी ब्रीथिंग से अलग हो, ब्रीथिंग करो। तितली के पंखों की भांति गति देनी है, धीरे धीरे पैरों को हिलाना, जैसे आपको पता ही है। फिर आप श्रोण चक्र, श्रोण चक्र कैसे करना है, आप की अवस्था में बैठिए, एक हाथ घुटने के ऊपर रखिए, घुटने को गोल गोल घुमाए, सांस लेते हुए घुटने को जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से इसकी इसी तरह से कीजिए, भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। फिर है आपका वज्रासन। वज्रासन कैसे करना है, घुटनों को मोड़ते हुए विधि है, घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को नितंबों के नीचे रखना है। किस तरह से आपको पता ही है। जहां तक संभव हो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का प्रयास कीजिए। यदि वज्रासन ज्यादा देर तक संभव ना हो तो किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर विश्राम कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, हाथों की संधि संचालन के बाद मुट्ठी बंद करके विधि है, हाथों को कंधों की सीध में ऊंचा उठाइए, कोहनी सीधी रखिए, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करना है और ऐसे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अंगूठे के अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास रखते हुए छोड़िए, ठीक है। ये इसमें ये मुट्ठी का बंद वाला है, ठीक है, वो मणि उसमें होता है। फिर है अगला मणिबंध नमन, ये हम पढ़ेंगे। इसको हथेली को सीधी रखते हुए कलाई के ऊपर नीचे मोड़िए, ऐसे ऊपर नीचे मोड़िए कलाई को, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ मोड़िए। फिर मणिबंध चक्रासन, मणिबंध का ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मुट्ठी बंद कर कलाई को गोल गोल घुमाइए, श्वास में एक बार बाहर से अंदर की तरफ, थोड़ा अंदर से बाहर की तरफ कीजिए, 5-5 बार दोनों दिशाओं में कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए, हथेलियों को जांघ के ऊपर रखिए, भुजाओं में हल्की पीड़ा जो उत्पन्न हुई है उसका अनुभव कीजिए। फिर कोहनी नमन, ठीक है। कोहनी नमन का मतलब ये हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। कोहनी विधि है, कोहनी को मोड़िए और खोलिए, श्वास लेते सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपने तरफ कंधे तक लाएं और ले जाएं, फिर बगल की तरफ लाएं और ले जाएं। सारी सक्रियता कोहनी के आसपास रखिए, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। फिर स्कंद चक्रासन, स्कंद चक्र मतलब हमारे कंधे, उसका पूरी तरह से चक्कर बनाते हुए उंगलियों के कंधे पे रखिए, उंगलियों को ऐसे कंधे पे रखिए, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है, उंगलियों को कंधे पे रखिए, कोहनियों को कंधे से गोल गोल घुमाइए, श्वास लेते हुए छाती और हाथों को फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाइए, 5-5 बार और पीछे से आगे और आगे से पीछे घुमाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधे के आसपास रखिए और फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए। फिर ग्रीवा संचालन, ग्रीवा संचालन क्या होता है, ग्रीवा मतलब हमारी गर्दन का चालन करना, ग्रीवा संचालन कहलाता है। विधि श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, गर्दन का अभ्यास ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करना है। ये गर्दन के अभ्यास। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ धीरे धीरे घुमाइए। गर्दन में मूवमेंट दीजिए, ध्यान रहे गर्दन की नसें नाजुक होती है, कहीं पर ज्यादा दबाव न पड़े, कहीं कोई ज्यादा खींच ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। सामान्य गति से गर्दन आगे पीछे लाएं, फिर साइडवेज जैसे बगल झांकना है, फिर जैसे श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर बार बार थोड़ी देर विश्राम करें, आगे पीछे घुमाना है, ठीक
है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो बहुत आराम से, किसी प्रकार का झटका महसूस नहीं करना है। एकदम से किसी का राउंड नहीं बने तो घबराना